में कमजोर प्राइस मूव्स होती है। आइए एक एक करके विभिन्न ट्रेंड टाइप्स को लेकर समझते हैं और यह भी सीखें कि एनालिसिस के लिए ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं। अप ट्रेंड को बढ़ते डेटा पॉइंट्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज। यहाँ कीमतें इस तरह बढ़ती हैं कि सब स्विंग्स एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एक अपर ट्रेंड के दौरान इंपल्स मूव कई मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ एक मजबूत अप मूव है, जो पिछले हाइज की तुलना में हायर हाई बनाती है। इंपल्स मूव के बाद ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक करेक्टिव मूव होता है। करेक्टिव मूव में आमतौर पर कम संख्या में कमजोर कैंडलस्टिक्स शामिल होते हैं जो लोअर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह लोअर प्राइसेस पिछले लोज की तुलना में अधिक है। करेक्टिव मूव आमतौर पर कुछ ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है। एज अ रूल ऑफ थंब, एक ट्रेंड को एक अप ट्रेंड के रूप में तभी माना जा सकता है जब कीमत ने कम से कम 2 स्विंग्स ऊपर की ओर बना हो और तीसरे स्विंग के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होता है। सभी हायर लोज का पता लगाने के बाद हमें केवल एक लाइन खींचना है जो सभी स्विंग लोज या हायर लोज को जोड़ती है जिन्हें हमने मार्क किया है। यह लाइन, जो हायर लोज की एक श्रृंखला को जोड़ती है, भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स के लिए एक सपोर्ट लेवल बनाती है। इसे अप ट्रेंड लाइन कहा जाता है। यह इस ट्रेंड लाइन के आसपास से है कि फ्यूचर प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगी या ब्रेकआउट हो जाएंगी, और इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग जोन या एरिया ऑफ वैल्यू है। ट्रेंड लाइन वो एरिया है जहां से हम इंपल्स स्विंग मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तो हम बाय ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा सभी हायर हाइज की पहचान करने के बाद हम हायर हाइज या स्विंग हाइज की श्रृंखला को जोड़ने वाली एक लाइन खींच सकते हैं। यह लाइन ट्रेंड चैनल लाइन है जो कीमतों के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगी, और हम ट्रेंड चैनल लाइन से करेक्टिव मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड चैनल लाइन तक पहुंचती है तो हम बेचने के आदेश दे सकते हैं। डाउन ट्रेंड्स की बात करें तो डाउन ट्रेंड्स को फॉलिंग डेटा पॉइंट्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि लोअर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाइज। डाउन ट्रेंड में प्राइसेस इस तरह से नीचे जाती हैं कि प्राइस स्विंग्स एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हुए नीचे की ओर गिरते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान इंपल्स मूव नीचे की दिशा में मजबूत बेरिश कैंडल्स की एक श्रृंखला के साथ एक मजबूत डाउन मूव होती है जो पिछले लो की तुलना में लोअर लो बनाती है। इंपल्स मूव के बाद ओवरऑल बेरिश ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक करेक्टिव मूव होती है। करेक्टिव मूव में आमतौर पर कम संख्या में कमजोर कैंडलस्टिक्स शामिल होते हैं जो हायर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह हायर प्राइसेस पिछले हाइज की तुलना में अभी भी कम है। करेक्टिव मूव्स आमतौर पर कुछ ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है जिन्होंने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के दौरान बहुत पहले शॉर्ट ट्रेड्स ले ली है। एक ट्रेंड को केवल तभी डाउन ट्रेंड माना जा सकता है जब कीमत कम से कम 2 स्विंग्स नीचे की ओर कर चुकी हो, यानी कम से कम 2 इंपल्स मूव्स होने चाहिए और 2 करेक्टिव मूव्स होनी चाहिए। अब हमारे द्वारा मार्क किए गए सभी स्विंग हाइज या लोअर हाइज को जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन बनाएं। इस प्रकार बनाई गई ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करती है, जिससे हम इंपल्स मूव को नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तो हम एक सेल ऑर्डर दे सकते हैं। पिछले मामले की तरह यदि हम लो लोज को प्लॉट करते हैं और फिर हमारे द्वारा मार्क किए गए सभी लो लोज या स्विंग लोज की श्रृंखला को जोड़ने वाली लाइन खींचते हैं, तो यह हमें ट्रेंड चैनल लाइन देगी जो फ्यूचर प्राइसेस के लिए एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगी। इस ट्रेंड चैनल लाइन से हम बाय ऑर्डर्स दे सकते हैं ताकि हम करेक्टिव मूव्स का ट्रेड कर सकें। अब तक आपको यह एहसास हो गया होगा कि करेक्टिव मूव्स मौजूदा ट्रेंड के विपरीत कमजोर मूव्स हैं, जबकि इंपल्स मूव्स ट्रेंड की दिशा में होती है और आमतौर पर मजबूत कैंडलस्टिक्स की एक श्रृंखला होती है। यही कारण है कि हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान इंपल्स मूव्स का ट्रेड करना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स की संभावना अधिक हो। यही कारण है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेंड कब समाप्त होगी और कब कंसोलिडेशन शुरू होगा। इसे स्विंग ट्रांजिशन के विचार का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। एक अप ट्रेंड के दौरान जब भी कीमत पहली बार हाई लो लेवल्स को तोड़ती है तो यह एक संकेत है कि अप ट्रेंड में एक संभावित बदलाव आया है। इसी तरह जब कीमत डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लेवल्स को तोड़ती है तो यह डाउन ट्रेंड से एक साइडवेज ट्रेंड या यहां तक कि एक अप ट्रेंड में बदलाव का संकेत देती है। अंतिम प्रकार की ट्रेंड वास्तव में एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार में कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं होती है, जहां बाजार एक रेंज के भीतर रहता है। हमने बाजार के विभिन्न रेंजिंग फेजेस जैसे एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में बात की है। 2 प्राइस लेवल्स के बीच इस प्राइस मूवमेंट को एक साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। साइडवेज ट्रेंड आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेंज कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है रेंज एक्सपेंशन और अंतिम प्रकार ट्रायंगुलर रेंज है। आइए पहले रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। रेंज कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेवल सिकुड़ते हैं और प्राइस एक्शन लगभग फ्लैट हो जाती है। यह बायर्स और सेलर्स के बीच इंटरेस्ट की कमी को दर्शाता है। बाजारों में वॉलेटिलिटी भी कम होता है।
रेंज कॉन्ट्रैक्शन प्राइस बास के कमजोर होने के साथ होता है या बस कैंडलस्टिक्स का साइज कम हो जाता है, यानी हाई और लो रेंज एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यह एक मजबूत संकेत है कि जल्द ही एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। यानी अगर पहले कोई डाउन ट्रेंड था तो अब मार्केट ट्रेंड एक अप ट्रेंड में बदल सकता है। यह सिर्फ एक संकेत है, यह पक्का नहीं है। रेंज एक्सपेंशन के दौरान लेवल्स का एक्सपेंशन होता है और प्राइस एक्शन दिखाई देने लगती है। इसलिए रेंज एक्सपेंशन प्राइस बास के मजबूत होने या कैंडलस्टिक्स के साइज के बड़े होने से जुड़ा है, यानी हाई और लो रेंजेस वाइड हो जाती है। रेंज एक्सपेंशन आमतौर पर प्राइस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का सुझाव देता है। यानी अगर पहले कोई अप ट्रेंड था तो यह इंगित करता है कि भविष्य में अप ट्रेंड जारी रह सकता है, लेकिन यह पक्का नहीं है। अंतिम प्रकार की कंसोलिडेशन रेंज ट्रायंगुलर रेंजेस है, जहां कीमत कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होती है, दो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल्स के बीच नहीं, बल्कि एक्सपैंडिंग या कन्वर्जिंग लेवल्स के बीच। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अधिक गहन चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए हम इस कोर्स के एक अन्य वीडियो में ट्रायंगुलर रेंजेस और उनका ट्रेड करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। जबकि ट्रेंड लाइंस जनरल मार्केट डायरेक्शन दिखाने का अच्छा काम करते हैं, उन्हें अक्सर रीड्रॉ करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, एक अप ट्रेंड के दौरान कीमत ट्रेंड लाइन से नीचे गिर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अप ट्रेंड खत्म हो गया है या एक लेवल ब्रेकडाउन हुआ है। कीमत ट्रेंड लाइन से नीचे जा सकती है और फिर बढ़ना जारी रख सकती है। ऐसी घटना में हमें एडजस्ट करना होगा और नई प्राइस एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन को फिर से रीड्रॉ करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्रेंड लाइंस बनाना आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ी एरर्स हो सकती हैं। इसीलिए ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए केवल ट्रेंड लाइंस का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि अधिकांश प्रोफेशनल्स बाजार के ट्रेंड की कंफर्मेशन करने के लिए अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, ADX आदि को भी देखते हैं। कॉन्फर्मेशंस जितनी अधिक होगी, एनालिसिस उतना ही बेहतर होगा। अंत में इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग का समय आ गया है, जो एक ट्रेंड की ताकत की पहचान करना है। आमतौर पर ट्रेंड्स को ताकत के आधार पर दो प्रकारों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक मजबूत ट्रेंड हो सकती है या यह एक कमजोर ट्रेंड हो सकती है। ट्रेंड को उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर कैटेगराइज करते समय हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, कम से कम 2 या अधिक डेटा पॉइंट्स या स्विंग्स की आवश्यकता होती है, या एक ट्रेंड लाइन पर कम से कम 2 या अधिक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होने चाहिए ताकि एक ट्रेंड को वैलिड माना जा सके। नंबर 2, ट्रेंड लाइन का स्लोप है। एक ट्रेंड का स्लोप इंगित करता है कि प्रत्येक दिन कीमत कितनी बढ़नी चाहिए। ट्रेंड लाइन जितनी स्टीप होती है, ट्रेंड उतना ही बेहतर होता है। ट्रेंड लाइन स्लोप एक कंसोलिडेशन फेज के दौरान एक क्रिटिकल हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल और ट्रेंड लाइन के बीच का एंगल है। तो अगर यह एक एक्यूमुलेशन फेज था और एक नया अप ट्रेंड शुरू करने के लिए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो हम एक्यूमुलेशन फेज के टॉप रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन के बीच के एंगल को लेंगे और हम आसानी से ट्रेंड की स्लोप का पता लगा सकते हैं। हालांकि अगर ट्रेंड लाइन बहुत फ्लैट है तो यह ट्रेंड को वीक या रेंजिंग माना जाता है। तीसरा पैरामीटर ट्रेंड के लिए लिया गया समय है। यह और कुछ नहीं बल्कि ट्रेंड बनने के लिए आवश्यक समय है। यदि ट्रेंड को बनने में महीनों लग जाते हैं तो यह उस ट्रेंड से कहीं अधिक मजबूत होती है जिसे बनने में केवल वीक्स या डेज लगते हैं। इसलिए किसी ट्रेंड को बनने में जितना अधिक समय लगता है वह उतनी ही मजबूत होती है। हम ड्यूरेशन के आधार पर भी ट्रेंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड से लेकर एक इंटरमीडिएट ट्रेंड और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तक हो सकते हैं। एक ट्रेंड जितनी अधिक समय तक बनी रहती